डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। आप लोग का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा और आप सभी जो है ना अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर नहीं लेना, बस आराम से पढ़ते चलना। सेमेस्टर एग्जाम का एक ही रूल होता है कि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। इसमें वैसा कुछ नहीं है कि आपको जो है ना बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट का जरूरत है, लेकिन हाँ सारे पॉइंट जो है ना एकदम थ्रू पढ़ लो, एकदम एक एक पॉइंट पढ़ लो और एग्ज़ाम में जाके अच्छे से इत्मीनान से लिखना है। कोई परेशानी नहीं होना है, आराम से जाके लिखना है, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम में हम लोग तो अच्छा खासा ही पढ़ लिए अभी तक, और लास्ट वीडियो जरूर देखना जो लोग भी कंट्रोल सिस्टम के वीडियो देख रहे होंगे। एक वीडियो अपलोड किया जिसमें हम लोगों ने PYQ 2020 सॉल्व करा था। सॉल्व नहीं करा था मतलब उसके बारे में देखा था क्या क्या पूछा गया। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है वहाँ से हमारा अच्छा खासा अटेम्प्ट हो जा रहा है सवाल, ठीक है। अगर सेम पैटर्न पे आया तो अगर सवाल सेम ही पैटर्न पे आना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम जो आपका जो है ना बहुत फ्लेक्सिबल है, इसका कोई ठिकाना नहीं। कभी कभी आउटसाइड से भी पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेता है। बाकी सारे जितने भी यूनिवर्सिटी देखोगे ना तो सारे में वही सवाल पूछे जाते हैं जो पैटर्न पे हैं। मतलब ये कोई भी एग्जाम में दे रहे हो, गेट भी दे रहे हो तो वो भी पैटर्न पे ही पूछता है। कुछ कॉन्सेप्ट नया लाता है, 20-25% कॉन्सेप्ट नया लाता है, बाकी हमारा पैटर्न सेम ही रहता है। तो बाकी आपकी यूनिवर्सिटी का कोई तौर ठिकाना नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन वैसे ही होना चाहिए कि जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो उसका जो है ना प्रीवियस ईयर देख करके कभी भी जो है ना अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए या आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो उसके अनुसार तो हम लोग अच्छा ही पढ़ रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस पढ़ रहे थे, ठीक है। देखो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर करो, ठीक है, अपने दोस्तों को बताओ, क्योंकि जो है ना एग्जाम भी नज़दीक है। जिनको फायदा मतलब जिनको अभी तक जो है ना कंट्रोल सिस्टम ये कोर्स नहीं लिए होंगे वो एक बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कोर्स अपलोड किया जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस में हम लोग ये सीखे थे कि सर रेजोनेंट पिक, सॉरी हमारा पिक वैल्यू कब निकलेगा, जी टैग रेंज क्या होगा, सब कुछ हम लोगों ने डेरिवेशन करके देख लिया था। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे आज हमारा टॉपिक होगा रेजोनेंट पिक के बारे में, ठीक है। आज ये छोटा सा वीडियो लेक्चर होगा, इसके बाद हम लोग पोलर प्लॉट पढ़ेंगे और वहाँ से फ्रेश टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। इसको भी देखो, उसके बाद आप जो है ना पोलर प्लॉट पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है। चलो रेजोनेंट पिक के बारे में हम लोग बात करें। सर रेजोनेंट पिक क्या होता है, तो इसमें स्टेटमेंट लिख लो सबसे पहले। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ frequency response, the maximum value of frequency response that occurs at omega is equal to omega r, हम लोग निकाले थे ना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड रेजोनेंट पिक, ठीक है। यानी कि सर हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सर रेजोनेंट पिक हमारा कैसे निकल के आएगा। तो हम लोगों ने देखा कि सर ओमेगा इज टू ओमेगा आर के ऊपर हमारा क्या मिल रहा था, सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सॉरी हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा था, ठीक है। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे रेजोनेंट पिक का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे कि सर हमारा क्या होगा। देखो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम आर से। तो हम लोग सबसे पहले ही मैग्नीट्यूड निकाले थे। लास्ट क्लास में देखोगे कि हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाला था, वहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग, देखो एक मिनट मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। वहाँ पे हम लोग जो है ना मैग्नीट्यूड जो निकाले थे उसका वैल्यू था 1/√1 - u² होल स्क्वायर प्लस 4 जीटा² u², ठीक है। उसके बाद से हम लोग जो है वहाँ से u का वैल्यू फाइंड आउट किए थे √1 - 2 जीटा², ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। अब क्या करेंगे सर, हम लोग यहाँ पे u का वैल्यू पुट करेंगे। तो u का वैल्यू क्या है सर, देखो यहाँ पे हमारा u का जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला ही याद रखना, कैसे आए उसका इंपॉर्टेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। प्लस 4 जीटा² 1 - 2 जीटा², इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा ये क्या होगा सर, वो देखते हम लोग। 4 जीटा⁴ प्लस 4 जीटा² -8 जीटा⁴, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/√4 जीटा² -4 जीटा⁴, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। देखो यहाँ से हमारा क्या निकल के आता है सर, 4 जीटा² कॉमन ले लोगे तो बाहर आएगा 2 जीटा
ब्रैकेट के अंदर जो बचता है वो होता है 1 माइनस जीटा स्क्वायर। यही हमारा रेजोनेंट पीक का फॉर्मूला होता है सर। ये रेजोनेंट पीक हमारा कब आता है, जब जीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/√2 है। हम लोगों ने देखा था ना कि सर जब जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन ले रहे थे 1/√2, तब हमारा पीक वैल्यू जो है वो सॉरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो बन रहा था वो हमारा इमेजनरी नंबर बन रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने दूसरा केस लेकर के करा, तो उसमें हमारा रेजोनेंट पीक आ रहा था, ठीक है। तो वही हमारा वैल्यू क्या होगा उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं रेजोनेंट पीक, जो कि एम है। तो यहाँ से आप सिंपली एम का फॉर्मूला याद रखोगे, एम आर इज इक्वल टू 1/, देखो सेमेस्टर एग्जाम में तो डाउट नहीं है, लेकिन बाकी कोई और एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पे क्रॉस कर लेता है। जीटा का वैल्यू बिना चेक किए हुए आप जो है ना एम आर का वैल्यू नहीं निकालोगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है सर, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो ये हमारा एम आर निकल कर के आ गया। अब बात करते हैं एक और डेफिनेशन का, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि सर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं सर। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो लिख लो, इट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच magnitude is become 1/√2 times of the magnitude at ओमेगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ इसके बारे में और डिटेल में। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि सर फ्रीक्वेंसी एट विच मैग्नीट्यूड इज बिकम 1/√2 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इक्वल टू 0, यानी कि ओमेगा इक्वल टू 0 के ऊपर जो भी वैल्यू आ रहा है, ठीक है, उसका 1/√2 टाइम्स जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो किसी न किसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर आएगा, वही हमारा क्या होता है सर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग बैंडविड्थ की बात करते हैं कि सर बैंडविड्थ क्या होता है। इसमें लिखोगे, इसका भी फॉर्मूला है लेकिन इसका मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, कोई काम का नहीं है, आपको किसी काम का नहीं है। इट इज ए रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एट विच मैग्नीट्यूड इज more than 1/√2 times of मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इक्वल टू 0। देखो बैंडविड्थ और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में ये डिफरेंस हो जाता है कि सर हमारा एक नॉर्मल एक फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, बैंडविड्थ हमारा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं डिटेल में, इसको बोल रहा है इसमें बैंडविड्थ के बारे में कि सर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी वो लेना है जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड जो है 1/√2 टाइम्स ज़्यादा रहे। किससे सर, जब हमारा ओमेगा इक्वल टू डीसी के ऊपर जो मैग्नीट्यूड आता है उसका 1/√2 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो थोड़ा और अभी आपको क्लियर होगा। हम लोगों ने शुरू में ही मैग्नीट्यूड और ओमेगा का हम लोगों ने कर्व बनाया था, जब हम लोग जीटा निकाल रहे थे, ये हमारा ओमेगा है। तो हम लोगों ने देखा था कि सर हमारा किस तरीके से बन रहा था ग्राफ, कुछ सर इस तरीके से बन रहा था ना। ये हमारा सर ओमेगा का वैल्यू 0 है और इधर हम लोग चल रहे सर, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने देखा था कि ओमेगा इक्वल टू 0 के ऊपर हमारा वैल्यू 1 आ रहा था शुरुआत में, याद है आपको, ठीक है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोले कि यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो क्या बोला कि इट इज़ द फ्रीक्वेंसी एट विच मैग्नीट्यूड इज बिकम 1/√2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इक्वल टू 0। तो क्या बोला कि सर हम लोग जो है ना, हम लोग को पहले क्या निकालना है कि सर हमारा ओमेगा इक्वल टू 0 के ऊपर मैग्नीट्यूड 1 है, यानी कि इसका 1/√2 टाइम्स क्या होगा 1/√2, यानी कि कुछ यहाँ पे आ जाएगा सर इसका वैल्यू 1/√2 यहाँ पे आएगा ना। अब देखो 1/√2 आएगा जहाँ पे किसी न किसी फ्रीक्वेंसी की बात करेगा नहीं। देखो मान लेते हैं सर यहाँ पे हमारा वैल्यू हो रहा है 1/√2, ये हमारा फ्रीक्वेंसी के ऊपर होगा। इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ओमेगा सी बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैग्नीट्यूड हमको क्या मिल रहा है सर 1/√2 टाइम्स, किसका मिल रहा है सर 1 का, 1/√2 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी 1/√2 टाइम्स ओमेगा इक्वल टू 0 पे क्या होगा सर 1/√2 ही होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे 1 है, अगर कुछ और होता तो हमारा कुछ और ही होता, ठीक है। तो 1/√2 हमारा 1 से कम ही होगा, यानी कि ये हमारा सर ओमेगा सी क्या निकल गया, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकल गया, ठीक है।
अब देखो बात करते हैं लोग बैंडविड्थ की, कि बैंडविड्थ क्या बोल रहे हैं कि सर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एट विच मैग्नीट्यूड इज 1/√2 टाइम्स मोर देन। तो एक बात बताओ, 1/√2 टाइम्स मोर देन ये सारे हमारे होंगे ना, ये सारे वैल्यू होंगे। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं सर कि हमारा बैंडविड्थ जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। बोलो, ये हमारा बैंडविड्थ होगा। इस रेंज में हमारा वैल्यू क्या आ रहा है सर, मोर देन 1/√2, क्योंकि आगे बढ़ोगे ना तो यहाँ पे सर वैल्यू क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 1/√2 टाइम्स 1/√2 से कम हो जा रहा है, 1/√2 से कम हो जा रहा है। यानी कि हमारा ये 0 से लेके ओमेगा सी के बीच जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, इसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे हम लोग, बैंडविड्थ बोलेंगे ना। बैंडविड्थ का डेफिनेशन क्या होता है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाइयर रेंज क्या है ओमेगा सी, लोअर 0, यानी कि हमारा यहाँ पे ओमेगा सी के बराबर आ जा रहा है। तो आप लोग समझे बैंडविड्थ और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में हो सकता है कि यहाँ पे अगर ओमेगा इक्वल टू 0 की जगह कुछ और है तो हमारा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर सकते हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की बात कर सकता है। तो हमारा बैंडविड्थ और जो है हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ये बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा कि सर ये क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक बताओ, कोई इशू नहीं है। चलो अब आगे आते हैं सर, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन relationship between frequency response and transient response of सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। चलो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं होगी। बस एक काम करो, थोड़ा वीडियो को शेयर करो अपने ग्रुप्स में, जो भी कॉलेज ग्रुप्स हैं या कहीं पर भी। कुछ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ तो कोर्स तो मैं पूरा करूँगा ही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग की तरफ से भी थोड़ा सा अप्रोच होना चाहिए कि हाँ हमारे लिए, कि हम लोग भी थोड़ा आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर एक भी स्टूडेंट को फ़ायदा हो रहा है तो चलो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि कोई एक भी स्टूडेंट जो है ना पढ़ रहे हैं, उनको सीखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो टाइम रिस्पॉन्स में ओमेगा डी हम लोग क्या निकालते थे, ओमेगा एन √1 माइनस जीटा स्क्वायर, सबको पता नहीं चीज़। पिक ओवरशूट का फॉर्मूला क्या होता था सर, e⁻ जीटा पाई डिवाइडेड बाई √1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालते थे राइज टाइम, टी आर का वैल्यू भी फॉर्मूला पता था ना, इसको क्या बोलते थे सर, राइज टाइम। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में हम लोगों ने क्या निकाला, ओमेगा आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उसका वैल्यू क्या आता था सर, ओमेगा एन √1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। फिर हम लोग निकालते थे रेजोनेंट पिक एम आर, जिसका वैल्यू क्या आता था सर, 1/2 जीटा √1 माइनस जीटा स्क्वायर। कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। बैंडविड्थ और राइज टाइम में क्या रिलेशन आता है सर, 0.35/TR। ठीक है, बैंडविड्थ का मैं फॉर्मूला नहीं ड्राइव कर रहा हूँ, कोई काम का चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि सर यहाँ पे जो हम लोग पहले भी पढ़े थे कि बैंडविड्थ जो होता है क्या बताता है सर, बैंडविड्थ टेल अबाउट द स्पीड ऑफ सिस्टम। ठीक है, बैंडविड्थ क्या बताता है सर, सिस्टम के स्पीड को, यानी कि डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो सर, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बैंडविड्थ का। बोलो, ठीक है, पहले भी मैंने बताया सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, सॉरी जब हम लोग सेंसिटिविटी वाला जब रिलेशन डेवलप किए थे वहाँ से हम लोगों ने सब कुछ निकाला था। उसके बाद से देखो एक और चीज़ें लिख रहे हैं यहाँ पे कि सर रेजोनेंट पिक क्या बताता है सर, रेजोनेंट पिक गिव द idea about relative stability of the system, relative stability of system। ठीक है, यानी कि हमारा एम आर का वैल्यू अगर बढ़ रहा है, ठीक है, रेजोनेंट पिक का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कि रिलेटिव स्टेबिलिटी कम हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, काफ़ी है इतना। क्लियर है, तो हमारा एक बेसिक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस का ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा काम क्या है कि अब हम लोग पोलर प्लॉट पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे पोलर प्लॉट या पोलर प्लॉट, कुछ भी बोलो इसको, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ते हुए शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे। देखो अगर ये सीख गया ना तो पूरा नाइक्विस्ट सीख जाओगे, ये इंपॉर्टेंट है, सीखना चाहिए। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है सर, ये नाइक्विस्ट से रिलेटेड है। नाइक्विस्ट प्लॉट जो है ना, पोलर प्लॉट अगर आ गया तो सीख जाओगे, कुछ नहीं, ईजी है। क्लियर है, बहुत ही आसान टॉपिक है, पढ़ेंगे इसको भी डिटेल में। चलो, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया।
फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का बेसिक। अब हम लोग पोलर प्लॉट से आगे वीडियो में शुरू करेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, इलेक्ट्रिकल जे, ठीक है। फेसबुक पेज है elect.ae.je। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा शेयर करिए, अपने अपने कॉलेज ग्रुप्स जो भी हैं, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब तीनों काम करिए, ठीक है। तीनों काम करिए, सपोर्ट बनाए रखिए। आगे पूरा कोर्स कंप्लीट होगा और जल्दी हम लोग क्वेश्चन सीरीज भी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।